एक गांव में एक बहुत ही ईमानदार सब्जी वाला रहता था। एक सुबह वो अपनी सब्जियां बेचने के लिए जा रहा था। तभी उसकी पत्नी विमला बोलती है, दूसरों के घरों में देखो, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं। हमारे घर में तो एक वक्त का भोजन भी नहीं अच्छी तरह से नसीब नहीं होता है। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मेरी शादी हो गई। क्या करूं विमला, मैं मन लगाकर दिन रात मेहनत करता हूं। सोचता हूं कि एक दिन हमारे दिन बदलेंगे और मैं भी बहुत अमीर बनूंगा। लेकिन मेरे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरी सब्जियां ज्यादा नहीं बिक पाती हैं। अरे दूसरे सब्जी वालों को देखो, वो क्या तरीका लगाते हैं कि उनकी सब्जियां इतनी ज्यादा बिक जाती हैं। गांव के सारे सब्जी वाले बहुत ही अमीर हैं और तुम एक हो कि हमारे लिए अच्छे भोजन का भी इंतजाम नहीं कर पाते हो। तभी वहीं पर किशोर का बेटा आ जाता है और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मेरे सारे दोस्तों के घर बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। मेरा भी मन पकवान खाने का कर रहा है। माँ मेरे लिए भी अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। अरे तू भी अपने पिता की तरह एकदम निकम्मा हो गया है। अरे तेरे पिता तो एक पैसे तो कमा कर लाते नहीं और तेरा मन हमेशा अच्छे अच्छे पकवान खाने का कर रहा है। इतना बड़ा हो गया है ये नहीं कि जाकर अपने पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाए और उनके कामों को सीखें। निकम्मा कहीं का। तब किशोर का बेटा किशन वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और किशोर भी अब बिना अपनी पत्नी विमला को कोई ज्यादा जवाब दिए अपनी सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है और कुछ देर तक अपनी सब्जियां बेचता है। उसके बाद रोज की तरह आज भी किशोर अपनी सब्जियां बेचकर घर वापस लौट रहा था। लेकिन वो रोज की तरह सीधे रास्ते से ना जाकर आज एक जंगल के रास्ते अपने घर पर आ रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज है। लेकिन इस वीरान जंगल में बच्चा कहां से आ सकता है? तब किशोर उस आवाज की तरफ जंगल में आगे की ओर बढ़ जाता है। वो कुछ दूर जंगल में चलने के बाद देखता है एक बच्चा इस वीरान जंगल में अकेला खड़ा होकर रो रहा था। अरे बेटा, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरा नाम कुंदन है। मैं अपने माता पिता के साथ अपने गांव जा रहा था। तभी यहाँ पर अचानक से एक टाइगर आ जाता है। मेरे माता पिता ने मुझे जंगल की झाड़ियों में छुपा दिया। तब वो मेरे माता पिता को खा गया। बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारे माता पिता के आत्मा को शांति दे। बेटा, तुम्हारे घर में कोई और है, जैसे तुम्हारे चाचा चाची? नहीं, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने घर में था। इस बच्चे का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि मैं इस बच्चों को जंगल में छोड़ दूंगा तो कोई जंगली जानवर इससे भी मार देगा। ऐसा करता हूं, इस बच्चे को मैं अपने साथ अपने घर पर लेकर चलता हूं। कुंदन बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब से मैं तुम्हारे माता पिता की तरह ख्याल रखूंगा। तब किशोर उस बच्चों को अपने साथ अपने घर पर लाता है। घर पहुंचने के बाद किशोर की पत्नी विमला उस बच्चे को किशोर के साथ देखकर चौंक जाते हैं और वो थोड़ा गुस्से से बोलती है, आपके साथ ये अनजान लड़का कौन है? इससे पहले मैंने आपके साथ इसको कभी भी नहीं देखा। तब किशोर अपनी पत्नी को एक कोने में ले जाकर बोलता है, अरे भाग्यवान, ये मुझे जंगल में मिला। इसके माँ बाप को एक जंगली टाइगर खा गया। इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने घर पर लेकर आया। अब ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा। अब तुम भी इसे अपने बेटे की तरह प्यार दुलार देना। अरे अभी हमारे घर में एक किशन निकम्मा कम था, क्या आप इस अनाथ को हमारे घर में लेकर आ गई? अरे अब इसका खर्च कौन उठाएगा? अरे भाग्यवान, रहम करके कम से कम इस वक्त तो तुम शांत हो जाओ। छोटा बच्चा है, तुम ऐसा बोल रही हो तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? किशोर की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत ही गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो किशोर के बहुत कहने पर थोड़ा सा शांत हो जाती है। लेकिन उसके अंदर उस बच्चे के लिए थोड़ी भी हमदर्दी नहीं थी।
फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ समय तक तो किशोर की पत्नी किशोर के कहने पर कुंदन के साथ अच्छी तरह से पेश आ रही थी। लेकिन एक दिन किशोर की पत्नी कुंदन को अपने पास बुलाकर बुलाती है। कुंदन, तुम्हें मेरे पति के साथ उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए। अगर मेरे पति तुम्हें जंगल से यहाँ घर पर ना लाए होते तो तुम भी अपने माता पिता की तरह उस जंगल में किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाते। जैसी आपकी आज्ञा माँ। अब से मैं पिताजी के हर कामों में उनके साथ हाथ बटाऊंगा और मुझसे जो भी हो सकेगा हर एक काम करने का प्रयास करूंगा। तब कुंदन अगले दिन से ही किशोर के साथ सब्जियां बेचने उनके साथ जाने लगा और वो अब किशोर की जगह खुद सब्जियां बेचा करता था। कुछ दिनों तक इसी तरह से सब्जियां बेचता रहा और वो सब्जियां बेचने में एकदम निपुण हो गया था। किशोर की पत्नी कुंदन से नफरत करती हो, लेकिन किशोर कुंदन को अपने बेटे की तरह मानता था। कुंदन बेटा, अब मेरी भुजाओं में वो ताकत नहीं रह गई जो पहले रहा करती थी। किशन तो एकदम निकम्मा है। तुम ही एक हो जो मेरे साथ मेरे कामों में हाथ बटाते हो और तुम अब सब्जियां बेचने में एकदम निपुण हो गए हो। मैं चाहता हूं अब से तुम मेरे जगह सब्जियां बेचो। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। आप जो चाहेंगे वही मैं करूंगा। अब कुंदन अपने पिता के स्थान पर खुद ही रोज सब्जियां बेचने लगा। अब धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया। अब ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। कुंदन ने अपनी मेहनत के बदौलत अब वो सब कुछ बना लिया था जो एक अमीर घर में होता है। उसने अपनी मेहनत से एक अच्छा सा घर और उसकी बहुत सारी सब्जी की दुकान भी थी। देखो विमला, आज कुंदन की वजह से हम कितने अमीर हो गए। उस दिन तुम कुंदन को अनाथ बोल रही थी और हमारे ऊपर बोझ गा रही थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत आज हमें इतना बड़ा बना दिया। ये सब तो हमारा बेटा किशन 7 जन्म में भी नहीं कर सकता है। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा उस कुंदन की तारीफ मत करो। आप तो बस हमेशा उस कुंदन की तारीफ करने का बहाना ढूंढते रहते हैं और मेरे बेटे को बुरा भला बोलते रहते हैं। तब किशोर वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है, लेकिन विमला के अंदर अब भी कुंदन के लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि ज्यादा ही बढ़ गई थी। वो अपनी अमीरी से खुश तो थी, लेकिन वो सब कुंदन ने ही बनाया था। इस वजह से वो कुंदन से नफरत करती रहती थी। अब अगली सुबह कुंदन एक झोला लिए बाजार की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में किशन मिल जाता है। अरे किशन भाई, तुम दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो। तुम कोई एक अच्छा सा काम ढूंढकर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। यदि कोई काम धंधा नहीं करोगे तो आगे चलकर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देख कुंदन, तू मेरा बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। मैं तुझे अपना बड़ा भाई बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं या ना करूं, तुझसे क्या मतलब। इतना बोलकर किशन बहुत ही गुस्से से अपने घर की तरफ चला गया। अब कुंदन भी अपने बाजार की ओर आगे बढ़ जाता है। फिर अगली सुबह कुंदन अपने काम पर जाने से पहले अपने पिता किशोर के पास आता है और बोलता है, पिताजी, किशन दिन भर आवारा लड़कों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। मैं चाहता हूँ हम उसके लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढकर उससे करवाएं, ताकि उसकी आगे की जिंदगी सुधर जाए। नहीं तो यदि इसी तरह से किशन आवारा लड़कों की तरह घूमता रहा तो वो बहुत ही बिगड़ जाएगा पिताजी। कुंदन बेटा, तुम तो जानते ही हो किशन किसी की भी बात नहीं मानता है। बताओ, हम उससे आखिर कौन सा व्यवसाय करवाएं ताकि उसकी आगे की जिंदगी सुधर जाए। पिताजी, मेरी सब्जियां बेचते बेचते गांव और गांव के मुखिया से बहुत अच्छी पहचान हो गई है। गांव के मुखिया की पहचान कुंदनगढ़ के महाराज के साथ बहुत अच्छा है। मैं आज ही जाकर मुखिया जी से बात करूंगा कि वो किशन के लिए राज्य महल में कोई नौकरी ढूंढ दे ताकि वो सुधर जाए। कुंदन बेटा, यदि किशन की नौकरी कुंदनगढ़ के महाराज के यहाँ लग गई तब तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तुम अवश्य जाकर मुखिया से बात करो। तब कुंदन वहां से चुपचाप सीधा चला जाता है। कुंदन की ऐसी बातों को सुनकर किशोर बहुत ही खुश होता है। किशोर खुश होकर अपनी पत्नी विमला के पास आता है
और वह विमला से बोलता है, विमला, तुम मेरे कुंदन के बारे में हमेशा बुरा भला बोलती रहती थी, लेकिन मेरा कुंदन बेटा मेरे बेटे से भी बढ़कर सोचता है। अरे, वो हमारे किशन के लिए कुंदनगढ़ के राज्य महल में नौकरी ढूंढ लिया है। यदि एक बार हमारे किशन की नौकरी कुंदनगढ़ राज्य में लग गई तो वो बिल्कुल ही सुधर जाएगा और गांव में हमारा मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। मेरा कुंदन बेटा कितना अच्छा है। वो हमारा सगा बेटा ना होते हुए भी हमारे बारे में कितना सोचता है। हाँ हाँ, बस करो तुम तो। बस हमेशा उस कुंदन की तारीफ करने का बहाना ढूंढते रहते हो। अरे, उसने मेरे बेटे के लिए नौकरी क्या ढूंढ दिया, क्या ही तीर मार दिया। अरे, वो इतने दिन से हमारे घर में तो खा भी तो रहा है। कौन सा उसके माँ बाप ने उसके बदले में हमें एक फूटी कौड़ी भी दे दी। विमला, मेरा कुंदन तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे देगा, लेकिन तुम कभी भी मेरे कुंदन का जस नहीं मानोगी। इतना बोलकर किशोर वहां से चला जाता है। इधर किशोर की पत्नी विमला बड़े ही रहस्यमय अंदाज से बोलती है, बस एक बार मेरे किशन बेटे की नौकरी कुंदनगढ़ के महाराज के यहाँ लग जाए, उसके बाद मैं इस कुंदन को अपने बेटे के रास्ते से ही हटवा दूंगी। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद जब अगली सुबह होती है, किशन की माँ बिमला किशन को सारी बात बताते हुए बोलती है, किशन बेटा, इस समय कुंदन तुमसे जो भी बोले उसकी बात को मान लेना। उसकी बात को मना बिल्कुल भी मत करना। माँ, मैं उसको अपना बड़ा भाई नहीं मानता। मैं उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। वो हमेशा मेरा बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है। अरे नालायक, मैंने तुझसे कहा ना, कुछ समय की बात है, तू उसको अपना बड़ा भाई मान ले। वो तेरे लिए कुंदनगढ़ के महाराज के यहाँ एक नौकरी ढूंढा है। यदि तेरी नौकरी वहाँ पर लग गई तो तू बहुत ही अमीर बन जाएगा। बस एक बार तेरी नौकरी वहाँ पर लग जाए, उसके बाद हम उसे अपने रास्ते से ही हटा देंगे। यदि ऐसी बात है माँ, तो मैं जरूर कुछ दिन के लिए कुंदन को अपना बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार नौकरी लग जाए। अब इधर कुंदन गांव के मुखिया के घर में आकर उनसे अपने छोटे भाई किशन की नौकरी के बारे में बातें कर रहा था। मुखिया जी, आप तो जानते हैं मेरा छोटा भाई किशन इस समय बहुत ही बुरी संगत में फंस गया है। मैं चाहता हूँ मुखिया जी, उसको कोई एक अच्छा सा काम धंधा करवाया जाए ताकि वो सुधर जाए। हाँ कुंदन, मैंने भी देखा है। मैंने उसके लिए कई बार तुम्हारी माँ से कहा भी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हूँ। मैंने सुना है महाराज के यहाँ कुछ नौकरियाँ खाली है। मैं कल ही जाकर महाराज के पास इस विषय में बात करता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ मुखिया जी, आप बात कीजिए। यदि किशन की नौकरी राजमहल में लग गई तो ये बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए। इतना बोलने के बाद कुंदन अपने घर वापस लौट आता है। उसके अगले दिन गांव का मुखिया महाराज भैरव के पास जाता है ताकि वो महाराज से नौकरी के बारे में बात कर सके। महाराज, मैं यहाँ किसी खास सिलसिले के बारे में आपसे बात करने हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ कुछ नौकरियाँ खाली हैं। मैं एक बहुत ही नेक इंसान के बारे में जानता हूँ जिसका नाम कुंदन है। वो बहुत ही ईमानदार है। उसका छोटा भाई आपके यहाँ महाराज नौकरी करना चाहता है। तो महाराज, क्या मुझे बता सकते हैं आपके यहाँ कोई नौकरी उसके लिए उपलब्ध है? महाराज भैरव कुछ देर तक मुखिया की बातों पर विचार करते हुए बोलते हैं। मुखिया जी, मैं आपको कई वर्षों से जानता हूँ। मुझे आपकी बातों पर भरोसा है। मेरे कैद खाने में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक है। वो हमारे पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं कई दिनों से उसको लेकर बहुत ही चिंता में है, क्योंकि अगर वो राज्य महल के कैद खाने से भाग गया तो राज्य महल पर बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। इसीलिए तुम कल से ही उस कुंदन के भाई को उसके पहरेदारी में लगा दो, ताकि वो किसी भी तरह से यहाँ से भाग न सके। मुखिया महाराज भैरव की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और वो सीधा कुंदन के घर आ गया। कुंदन, तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी राजमहल में पक्की हो गई है। तुम्हारा भाई
कल से ही नौकरी पर जा सकता है। मुखिया जी, ये तो आपने हमें बहुत ही अच्छी खबर सुना दे। अब से मेरा छोटा भाई राज्य महल में नौकरी करेगा। मेरा छोटा भाई बिल्कुल सुधर जाएगा। अरे तुम्हारा भाई सुधर ही नहीं, उसकी पूरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं पता है राजमहल की तनख्वाह कितनी है। महाराज भैरव ने महीने के 100 सोने के सिक्के सैलरी के रूप में देने का वादा किया है। क्या 100 सोने के सिक्के? मतलब 1 साल की तनख्वाह 1000 सोने के सिक्के होंगे। अरे मेरे बेटे का तो भाग्य ही बदल गया। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी खबर सुनाई। इतना बोलकर मुखिया वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगले दिन से किशन राज्य महल में आकर अपना काम संभालने लगा। वह कैद खाने के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक तांत्रिक था। एक दिन किशन कैद खाने के बाहर पहरा दे रहा था, तभी वहां पर मंत्री आता है और किशन से बोलता है, अरे भाई, तुम्हारी पहरेदारी कैसी चल रही है? सब ठीक तो है ना? सोचा तुम पहरेदारी करते करते थक गए होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। नहीं मंत्री जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। महाराज ने मुझे इतनी जिम्मेदारी का काम जो दिया है, मैं उसे अपनी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। सोचा था सही समय आने दो, उसके बाद इस तांत्रिक को इस कैद खाने से आजाद करूंगा और इसकी मदद से मैं इस पूरे राज्य महल का राजा बन जाऊंगा। लेकिन महाराज भैरव ने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। इस किशन को यहां पर पहरेदारी पर लगाकर, लेकिन चाहे जो हो, मैं इस तांत्रिक को यहां से आजाद करके ही मानूंगा। इतना बोलकर मंत्री आग बबूला होकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई नई योजना चल रही थी। कुछ ही देर में मंत्री वहां पर फिर से वापस आ जाता है और वो किशन से बोलता है, मैं देख रहा हूं तुम जब से पहरेदारी कर रहे हो, एक बार भी तुम आराम नहीं किए हो। पहरेदारी करते करते तुम थक जाते होंगे। तुम जाकर दूसरे कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। मैं तुम्हारी जगह पर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पहरेदारी देता हूँ। नहीं मंत्री जी, महाराज ने मुझे यहाँ पर बहुत ही विश्वास के साथ तैनात किया है। मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता हूँ। अरे किशन, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं एक मंत्री हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम जाकर दूसरे कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद आकर पहरेदारी करना। तब किशन को ना चाहते हुए भी मंत्री की बात को मानना पड़ा। तब वह वहीं पास के दूसरे कक्ष में जाकर थोड़ी देर आराम करने लगता है और इधर मंत्री उस कैद खाने में जाकर उस तांत्रिक को आजाद कर देता है। तब मंत्री उस तांत्रिक को छुड़ाकर बड़ी चालाकी से अपने साथ उसे राज्य महल से बाहर लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब आराम करके किशन वापस आता है, तब वह फिर से उस कक्ष की पहरेदारी करने लगता है। तभी वहीं पर महाराज भैरव भी आ जाते हैं। वह इस बात का परीक्षण करने आए थे कि तांत्रिक उस कक्ष में है या नहीं। महाराज अक्सर दिन में 2-3 बार उस कक्ष में परीक्षण करने के लिए आया जाया करते थे। महाराज भैरव जैसे ही उस कैद खाने में प्रवेश करते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। किशन, ये तांत्रिक कहाँ चला गया? मैंने तुम्हें यहाँ पर पहरेदारी करने के लिए क्यों रखा था? जल्द से जल्द मुझे बताओ, तुमने उस तांत्रिक को कहाँ भेजा? महाराज, तांत्रिक तो यहीं इसी कक्ष में था। मुझे नहीं मालूम महाराज तांत्रिक कहाँ चला गया। बेवकूफ कहीं का। आंखें खोलकर देख, इस कैद खाने की पहरेदारी की जिम्मेदारी तेरी थी। तेरी पहरेदारी में वो तांत्रिक कहाँ गया? सीधे तरीके से बता दे, तूने उस तांत्रिक को कहां पर छुपाया? यदि तू सीधे से नहीं बताएगा तो तुझे इसकी बहुत ही भयानक सजा मिलेगी। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा उस तांत्रिक को इस कैद खाने से आजाद करने में कोई हाथ नहीं। तभी किशन को मंत्री की याद आती है जो कुछ देर पहले यहाँ पर आया हुआ था। महाराज, कुछ देर पहले यहाँ पर मंत्री जी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम पहरेदारी करते करते बहुत थक गए होंगे, इसलिए तुम कुछ देर दूसरे कक्ष में जाकर आराम कर लो। मैं उनकी बात को मानकर महाराज कुछ देर दूसरे कक्ष में आराम करने के लिए चला गया।
और जब मैं वापस आकर देखा तो यहां पर मंत्री जी नहीं थे महाराज। मुझे लगता है मंत्री जी ने ही उस तांत्रिक को यहाँ इस कैद खाने से आजाद करवाया है। किशन की बात सुनकर महाराज भैरव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वह अपने सेनापति को आदेश देते हुए कहते हैं, सेनापति, इस किशन को पकड़कर अभी इसी वक्त राज्य दरबार में लेकर आओ और मंत्री को भी आदेश दे दो वो तुरंत राज दरबार में उपस्थित हो। कुछ समय बाद किशन राज दरबार में बहुत ही उदासी मन से खड़ा हुआ था और मंत्री भी महाराज भैरव के सामने मौजूद था। मंत्री जी, किशन कैद खाने के बाहर पहरा दे रहा था, तभी तुम वहां पर आते हो और किशन से कहते हो जाकर दूसरे कक्ष में कुछ देर के लिए आराम करो। क्या ये सत्य है? महाराज भैरव, ये किशन बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं तो आज दिन भर राजमहल के बगीचे में था। मैं तो आज एक बार भी राजमहल की तरफ आया ही नहीं। तो मैं इस किशन को कैसे कह सकता हूँ कि ये जाकर दूसरी कक्ष में आराम फरमाए? नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये मंत्री मेरे पास आया था, इसने ही उस तांत्रिक को उस कैद खाने से आजाद करवाया है। महाराज, यदि मुझे उस तांत्रिक को उस कैद खाने से आजाद ही करना होता तो मैं उस तांत्रिक को पहले ही आजाद कर देता। जब आपने वहां पर कोई सुरक्षा नहीं की थी, मैं इतने दिनों का इंतजार क्यों करता? महाराज मंत्री की बात को सुनकर थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद सोच विचार करते हुए बोलते हैं, सैनिकों, इस किशन के पूरे परिवार को जाकर बंदी बना लो और कल सुबह इस किशन के साथ साथ इसके पूरे परिवार को फांसी की सजा दी जाएगी, जिसे पूरी प्रजा देखेगी, जिससे प्रजा को पता चले राज्य महल में गद्दारी का अंजाम क्या होता है। कुछ ही देर में सैनिक किशन के माता और पिता को पकड़कर राज्य महल में प्रस्तुत कर देता है। महाराज, इसके घर में तो सभी लोग मिल गए, लेकिन इसका बड़ा भाई नहीं मिला। मुझे लगता है वो कहीं डर के मारे भाग गया। महाराज, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं इसके बड़े भाई को अपने हाथों से पकड़ कर लाता हूं और उसको आपके चरणों में रख दूंगा। ठीक है मंत्री जी, जाइए आप उस दुष्ट को जल्द से जल्द यहाँ पर पकड़ कर लाइए। कुछ ही देर में मंत्री और सैनिक दोनों कुंदन के घर पहुंच जाते हैं। कुंदन अपने घर पर मंत्री और सैनिक को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। तब वो बोलता है, मंत्री जी, मैं राज्य महल में ही आने वाला था। मैंने गांव वाले से सुना मेरे माता पिता और मेरे छोटे भाई किशन को राज्य महल में बंदी बना लिया गया है, वो भी गद्दारी के जुर्म में। मंत्री जी, मेरा भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। पता है, गद्दारी तुम्हारे भाई ने नहीं, गद्दारी तो मैं की। लेकिन यदि तुम अपने छोटे भाई को बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। बताइए मंत्री जी, मुझे मेरे भाई और मेरे माता पिता को छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? मैं अपने भाई और माता पिता को छुड़ाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें महाराज भैरव के पास जाकर यह कहना होगा कि गद्दारी मैं की है, मैंने ही उस कैदखाने से खतरनाक तांत्रिक को आजाद करवाया है। उसके बाद महाराज तुम्हारे परिवार को तो बख्श देंगे, लेकिन उसके बदले में हो सकता है तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाए। कुछ देर तक कुंदन मंत्री की बातों पर विचार करता रहा, लेकिन उसके पास मंत्री की बातों को मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास अपने माता पिता और अपने छोटे भाई को बचाने के लिए इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद कुंदन राज दरबार में खड़ा हुआ था और वही राज दरबार में वो मंत्री भी उपस्थित था। महाराज, असली गद्दार तो आपके सामने जो खड़ा है वो है, इसने रास्ते में ही अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। इसका छोटा भाई महाराज बेगुनाह है। क्या तुमने ही उस खतरनाक तांत्रिक को उस कैद खाने से आजाद किया? आजाद किया तो क्यों किया? हाँ महाराज, मैंने ही उस खतरनाक तांत्रिक को उस कैद खाने से आजाद किया। मैं अपने भाई के पास मिलने की बहाने आया था। उसके बाद मैंने उस कैद खाने से उस तांत्रिक को आजाद कर दिया। महाराज भैरव कुंदन की बातों को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वह अपने सिंहासन से उठकर अपनी तलवार उठाते हैं और एक झटके में ही कुंदन के गले पर उस तलवार से वार कर देते हैं।
इसके बाद कुंदन जमीन पर अपना दम तोड़ देता है। सेनापति, इस कुंदन के पूरे परिवार को यहाँ पर लेकर आओ ताकि वो भी अपनी आंखों के सामने अपने बेटी की लाश को देखें और राजमहल में गद्दारी का अंजाम देखें। महाराज इतना ही बोले थे, तभी वहाँ पर कुछ रंग बिरंगी किरणें प्रकट हो जाती हैं, जिसमें से एक साधु बाबा निकलते हैं। साधु बाबा के साथ वो तांत्रिक भी था जिसको मंत्री ने कैद खाने से आजाद किया था। सभी लोग साधु बाबा और उस तांत्रिक को देखकर हैरान रह जाते हैं। साधु बाबा, आप तो वही साधु बाबा है जिसकी मदद से कई वर्ष पहले मैंने इस तांत्रिक को कैद किया था। आपके साथ ये तांत्रिक कैसे साधु बाबा? हाँ महाराज भैरव, मैं वही साथ हूं जिसने इस तांत्रिक को आपके कैद खाने में कैद करवाया था। लेकिन इस तांत्रिक को आजाद करने वाला कुंदन नहीं बल्कि आपका मंत्री था। आपने एक बेगुनाह की जान ले ली। आपका मंत्री शायद भूल गया था इस तांत्रिक को मैंने कैद करवाया था। ये तांत्रिक इस कैद खाने से अपना एक कदम भी बाहर रखता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। ये मेरी आज्ञा के बिना इस कैद खाने से बाहर कहीं भी जाता। मैं इसे अपनी शक्तियों की मदद से जान जाता। साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे एक बेगुनाह की जान ले ली। मैं अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर पाऊंगा। मेरे बड़े भाई, तुमने मेरे खातिर अपनी जान दे दी। मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की और तुम्हें कभी भी अपना बड़ा भाई स्वीकार नहीं किया। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो मेरे बड़े भाई। कुंदन बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें अपना सौतेला बेटा समझती रही, लेकिन तुमने आज हमको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। महाराज भैरव, अब तुम्हारे पास जीवन भर पछताने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तुमने एक बेगुनाह की जान ली है। इतना बोलकर वो साधु बाबा उस तांत्रिक के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुंदन के जाने के बाद अब किशन और किशन की माँ, जो कुंदन से हमेशा नफरत करते रहते थे, सब अपने आप पर पहुँच बहुत पछताते रहे। केवल एक किशोरी था जो कुंदन को अपना बेटा मानता था।